नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 2 अगस्त 2025। आज सुमित सर बिजी थे, इस वजह से ये काम मुझे मिला है। दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल रहेगा अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने से रिलेटेड, वहीं दूसरी तरफ हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि मैंग्रोव्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, उनको कैसे हमें मैनेज करने के लिए काम करना होगा। तो दो आर्टिकल्स है, दोनों को देखते हैं वन बाय वन। शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। डू इंडियन सिटीज नीड अ डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट कार्डर? क्या हमें जरूरत है इस तरीके से एक सर्विस क्रिएट करने की? इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या जी के द्वारा यह कहा गया कि अर्बन मोबिलिटी हमारे देश में लगातार चैलेंज बन रही है, और जैसा कि प्रीवियसली हमने कई आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं कि 2050 तक हमारी अर्बन पॉपुलेशन अभी की लगभग 2 गुना होने वाली है। तो उस केस में अर्बन मोबिलिटी एक चैलेंज बनेगा। तो उसके लिए क्यों ना हम एक ऑल इंडिया सर्विस कार्डर ही क्रिएट कर दें फॉर द अर्बन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। यह अपने आप में सजेशन दिया गया लोकसभा में इनके द्वारा। अब देखो, यहां पर सवाल क्या है कि ऑलरेडी अर्बन प्लानिंग को लेकर के कितनी एजेंसीज काम कर रही हैं, क्या वो बिल्कुल नाकारा है जिसके चलते हमें एक सेपरेट सर्विस क्रिएट करनी चाहिए? तो देखो, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या है पूरा माजरा। देखो, बात कुछ ऐसी है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपको कॉन्स्टिट्यूशन में या अलग से कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं मिलेगा, इसलिए इसको इंस्टीट्यूशनली और कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्फन बोला गया है। कैसे? आप उठाओ एक बार 7th शेड्यूल को और वहां पर देखो, अर्बन प्लानिंग आपको मिल जाएगी स्टेट सब्जेक्ट के तौर पे, हाईवेज और रेलवेज मिल जाएंगे आपको यूनियन सब्जेक्ट के तौर पे, बट अर्बन ट्रांसपोर्टेशन कहीं पे मिलेगा एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन? आंसर इज नो। तो ऐसे में यहां पर जरूरत है इस पे थोड़ा अटेंशन देने की। तो बात कुछ ऐसी है, शुरुआत होती है 1986 में, जब अर्बन ट्रांसपोर्ट पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया, जब शहरीकरण हमारे देश में बढ़ना शुरू हुआ। तो उस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और उसी मिनिस्ट्री को आज हम जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के नाम से, राइट। अब इस मिनिस्ट्री के द्वारा एक तो क्या किया जाता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी अपॉइंट किया गया, जिसका मेन काम था कि शहरों में अब मेट्रो रेलवेज का हम काम करने वाले हैं। तो ऐसे में जो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, मेट्रो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उनको कैसे हम एग्जीक्यूट कर सके, तो एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट होना चाहिए। तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक कदम आप आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अब ये जो ओएसडी थे ना, ये रेलवेज के सीनियर इंजीनियर हुआ करते थे, ठीक है, या होते हैं, जिनका काम क्या है कि रेलवे के एक्सपर्टीज को अप्लाई करें, अर्बन एरियाज में मेट्रोज को मैनेज करना, उनका एग्जीक्यूशन से रिलेटेड काम को देखना। फिर समय बीतता है, फिर ये जो ओएसडी है, इनको अर्बन ट्रांसपोर्ट का नाम दे दिया गया, एक स्पेशलाइजेशन देना स्टार्ट कर दिया। इस पे जनरली काम करने के लिए कौन आए? ब्यूरोक्रेट्स। अब धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी का यहां पर चलन आना शुरू हो गया। आप खुद देखो कि हमारे देश में नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 की है, मेट्रो पॉलिसी 2017 की है। इनमें यह है कि ये जो ओएसडी है, ये मोर और लेस अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने से संबंधित काम करेंगे, बट अभी भी मेन फोकस किस पे जा रहा था? मेट्रोज पे ज्यादातर। यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ट्रांसपोर्टेशन इन अर्बन रीजन, अर्बन एरियाज, वो थोड़ा ब्रॉडर टर्म है, जहां पर रोड और मेट्रो ये सारी चीजें मिलकर के कलेक्टिवली हम बात करते हैं। तो होता क्या है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने से रिलेटेड फिर अब थोड़ा सा लेबर मैन पावर को भी एक्सपेंड करने की कोशिशें की गई। जैसे कि मिनिस्ट्री ने ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाए, जहां पर टाउन प्लानर्स को ट्रेनिंग दी जाए, साथ ही साथ ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार किए जाए जो कि अर्बन प्लानिंग में ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा तवज्जो देकर के काम करें, जिसके लिए कई प्रोजेक्ट है, जैसे कि सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ऐसी ट्रेनिंग दी गई इंडिविजुअल्स को, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान दिया जा सके अर्बन प्लानिंग के दौरान। अब ऐसे कई इंटरवेंशन दिए गए, बट आज तक भी क्या हमारे यहां पर अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज सॉर्टेड हैं? कितना ट्रैफिक कंजेशन होता है, कहीं पर गड्ढे हो रखे हैं, कोई बोलता है डेवलपमेंट के नाम पे हम पानी की पाइप डाल रहे हैं, पानी की पाइप डाल दी तो रोड कौन बनाएगा? बोले ये तो दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। तो वहां पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ही डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि शहरों में काम करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहीं पे, वहीं पे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स और दूसरी स्टेट एजेंसीज। तो इनके बीच में अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये फिक्स करना ही मुश्किल होता है।
और इनसे पूछो तो सब लोग अपना लॉजिक, अपना डेटा, अपनी प्रायोरिटीज बता देते हैं। भाई हमारे लिए तो ये काम करना जरूरी था इसलिए हमने रोड खोद दी, हमारे लिए ये काम जरूरी था इसलिए ये खड्डा खोद दिया। बट प्रॉब्लम इज कि क्या कलेक्टिवली मिलकर के काम किया जा सकता है कि नहीं, इस पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अब देखो आगे देखें तो प्रोफेशनली ट्रेंड इंडिविजुअल्स को अगर हम आगे पुश करें कि भाई आप पूरी चीजों को मैनेज करो, कि भाई आप पूरे अर्बन एरिया में कहां पर किस तरीके से प्लानिंग होनी है, मेट्रो लाइन किधर डलनी है, ओवरब्रिज किधर बनना है, रोड का कितना चौड़ाई होनी चाहिए, किस तरीके से रोड के ऊपर एनक्रोचमेंट हो रहा है उसको खाली करवाना है, ये कई चैलेंजेस आपको पता है, राइट। तो उनको मैनेज करने से संबंधित क्यों ना हम प्रोफेशनल्स को डेडिकेटेडली एकदम अलोकेट कर दे कि भाई तुम्हारा काम तो इसी चीज के ऊपर काम करना है। तो ये काम एक सोल्यूशन के तौर पे दिखाई पड़ता है, जिनमें अर्बन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, प्लानिंग, पॉलिसी बैकग्राउंड, साथ ही साथ कंसल्टेंसी ले लो। भाई जिनके पास में बैकग्राउंड अच्छा है उनको तो आप आगे पुश करो, बाकी आप एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी ले लो, है ना। सोशल जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कंसल्ट कर लो, थिंक टैंक्स, एकेडमियाज है। तो यहां पर एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की जो जरूरत है वो मोर और लेस उसकी कमी महसूस हो रही है। तो क्यों ना हम एक डेडिकेटेड कॉप तैयार कर दें। और यहीं पर आता है फिर हमारे सामने आइडिया कि एक ऑल इंडिया अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विस बना देनी चाहिए, और इसी पॉइंट को तेजस्वी सूर्या जी ने लोकसभा में हाईलाइट किया। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस काम करती है, डेटा को, स्टार्ट्स को मैनेज करने के लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज काम करती है। इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल्स जो होंगे वो एकदम प्रोफेशनली एक्सपर्टीज गेन करके आएंगे, उनके पास में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, प्लानिंग, फाइनेंस, उनसे रिलेटेड ज्ञान होगा, उसका हम यूज कर सकेंगे। अब देखो इसी आइडिया के आधार पर पहले कुछ एफर्ट्स हुए हैं, जैसे कि यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये एक तरीके से नाम से पता पड़ रहा है कि सिटी वाले एरिया में ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी हम क्रिएट कर दें। इससे संबंधित रिकमेंडेशन आ गई थी 2006 के नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आई थी, उसके तहत भी 12th 5 ईयर प्लान के तहत एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, वर्किंग ग्रुप ऑन अर्बन ट्रांसपोर्ट, उसने भी यह बात बोली थी। और मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 उसमें भी यह बात बोली गई, जिसमें मेन काम क्या था कि एक नोडल एजेंसी के तौर पे यूएमटीए बना दिया जाए, लोकल इश्यूज को ध्यान रखते हुए हर एक सिटी के हिसाब से, जो बड़ी सिटीज है ग्रो कर रही हैं तो उनके लिए फिर चीजों को मैनेज करना आसान हो पाएगा, वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर पाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि वहां पर ब्लेम गेम चले और अलग अलग एजेंसीज के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो। तो इसके लिए काम किया गया। इसी तर्ज पर दिल्ली गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है अपना खुद का एक यूएमटीए तैयार करने का, जिससे कि दिल्ली की मेट्रो हो गई, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे जो मोड्स हैं उनको इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर बैलेंस बनाना कि कंजेशन भी ना हो और मोबिलिटी भी इजीली हो सके। तो यहां पर अभी देखें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पे काम हो रहा है दिल्ली में, और उसके लिए एक टास्क फोर्स भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, जिसका मेन काम ये रहेगा कि आप यूनिफाइड मैनर में कैसे पूरे दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि दिल्ली में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑपरेट करता है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ऑपरेट करता है, दूसरे ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी अथॉरिटीज भी काम करती है। तो इन सबको साथ में लेते हुए कैसे हम इफेक्टिवली काम कर सके, उस पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। और सवाल यह है कि क्या दिल्ली पहला है स्टेट या यूटी है? नहीं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, असम ऐसा कर चुके हैं, बट उनको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला चैलेंज लीगल एम्बिगिटीज, किसका अधिकार, कोई अगर गड़बड़ करे तो किसकी अकाउंटेबिलिटी, फिक्स ही करना बड़ा मुश्किल होता है, या प्रॉपर कानूनी कार्रवाई, कानून बनाना जिससे कि अथॉरिटी को एम्पावर किया जा सके, उनमें कमियां हैं। दूसरी, लैक ऑफ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म। एजेंसीज बना दी, मतलब यूएमटीए कॉन्स्टिट्यूट कर दिए, बट उसके बावजूद भी एजेंसीज अपनी अलग अलग एजेंसीज, मेट्रो वाले अपनी बात कहते हैं, रोड वाले अपनी बात कहते हैं, इस वजह से। तीसरा, यूएमटीए का जो ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए कि कितना वो काम कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, वो प्रॉपर नहीं है डिसाइडेड। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल टर्फ प्रोटेक्शन। हर एक इंस्टीट्यूशन, मेट्रो वाले अपने एरिया को, अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं, तो रोड वाले अपने को, वहीं पर पानी वाले अपनी को, गैस वाले अपनी को। इस तरीके से एजेंसीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इश्यू आता है, तो कैसे टैकल किया जाए। तो देखो वर्ल्ड ओवर कई एग्जांपल्स है यूनिफाइड अर्बन ट्रांसपोर्ट गवर्नेंस से रिलेटेड, जैसे कि लंदन, वैंकूवर, सिंगापुर, पेरिस, इन्होंने अपनी खुद के इंस्टीट्यूशन ऐसे तैयार कर रखे हैं जहां पर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को कलेक्टिवली मैनेज करने की कोशिश होती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन,
ये एक एजेंसी है वहां पर जो कि अर्बन ट्रांसपोर्ट, लंदन सिटी की कंप्लीट अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज और कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना, ये सारा काम ये ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन ही करती है, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन। ठीक है, तो ऐसे एजेंसीज पे हम काम कर सकते हैं। ये आइडिया पहली बार नहीं है, पहले भी हाई लेवल कमिटीज ने ये बात बोली है। 2023 में एक अर्बन प्लानिंग पे हाई लेवल कमिटी आई थी, उन्होंने भी कहा था कि ऑल इंडिया अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग सर्विसेज हमें बना देनी चाहिए, जिससे कि हम एक डेडिकेटेड मैनर में अर्बन एरिया की प्लानिंग करें ना, तो उस टाइम पर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को सेंटर में रख करके काम किया जाए। ठीक है, इससे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हमारे पास में आएगी और परमानेंट इंस्टीट्यूशन भी बन पाएंगे जो कि सिटीज को सस्टेनेबल मैनर में और कंटिन्यूअस मैनर में मैनेज कर सकें। राइट, तो यह आइडिया अपने आप में कह सकते हैं कि डेवलप होता हुआ आगे आया। ठीक है, अब आप देखो कि क्या अभी के टाइम पर कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता? यस, म्युनिसिपल कमिश्नर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट उनके साथ चैलेंज क्या है कि म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं ब्यूरोक्रेट, और ब्यूरोक्रेट होते हैं तो सीधी बात है कि ब्यूरोक्रेट मानो या फिर यूं कहो कि इलेक्टेड इंडिविजुअल बोल सकते हैं कई कई जगहों पर। सो द पॉइंट इज कि यहां पर वो एक जनरलिस्ट है ना, वो जनरलिस्ट है, उनके पास में स्पेशलाइजेशन नहीं है। हमें अर्बन ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने के लिए आप कह सकते हो कि मोटा मोटा एक्सपर्ट चाहिए। यस, म्युनिसिपल कमिश्नर दैट मींस ब्यूरोक्रेट, राइट राइट, ओके। सो द पॉइंट इज कि आपको प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है जो कि कंटिन्यूअसली काम कर सके, क्योंकि जो कमिश्नर्स होते हैं उनका टाइम टेन्योर फिक्स नहीं होता है, उनको हटा दिया जाता है और एक गया दूसरा आया तो दूसरे को नए सिरे से शुरू करना होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट वाला जो सेगमेंट है उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करना मुश्किल होती है। तो ऐसे में ऑल इंडिया सर्विस फॉर अर्बन ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए एक पुश लगातार आता रहता है, जिससे कि हमारी जो इंडियन सिटीज की कॉम्प्लेक्सिटीज है उनको हम एड्रेस कर सकें। अब इसको कैसे हम काम करें या फिर ये सर्विसेज कैसे काम करेंगी? देखो, एक्सपर्टीज दो पॉलिसी, प्लानिंग और रेगुलेशन पे, जिससे कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके लोकल कंपैटिबिलिटी को ध्यान रखते हुए। दूसरा, आपको ये जो सर्विसेज आप क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली सिटी की जो सरकार होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये, इनके साथ मिलकर के डायलॉग स्टैब्लिश करते हुए आप कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर सकते हो। तीसरा फायदा क्या होगा कि आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग और सपोर्ट दोगे तो उसके लिए आपके पास में नया कोई इंस्टीट्यूट तैयार करने की जरूरत नहीं, आपके पास में डीओपीटी ऑलरेडी है। तो ऐसे में स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे काम हो सकता है। फिर टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज जब होंगी तो ऑटोमेटिकली वो अपनी माइन्यूट चीजों को एड्रेस करते हुए काम करेंगे और जो एजेंसीज ऑलरेडी काम कर रही है उनके साथ भी कोलैबोरेट कर लेंगे। फिर लोकल लीडर है या लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ डायलॉग स्टैब्लिश करके किस एरिया में कैसे डेवलपमेंट होना उसके लिए काम हो सकता है। फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर आपने अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, तो उसमें आप एक थोड़ा सा अमेंडमेंट करके और ये जो यूएमटीए है ना, इनको थोड़ा सा एम्पावर करो कि वो लोकल लेवल पे अगर कोई इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लेते हुए कुछ मान लो कुछ इंस्टीट्यूशन नए डेवलप करने की कोशिश करे तो उनको अलाउ किया जाए। तो ये चीजें हैं वे अहेड के तौर पे कि कैसे हम इस आइडिया को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट यहां पर एक क्वेश्चन है, क्या है कि देखो, ब्यूरोक्रेसी को जब हम देखते हैं तो जनरली कहा क्या जाता है कि ब्यूरोक्रेसी रेट टेपिज्म की वजह से काम नहीं करने देती है, इनेबल करने की बजाय एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट ज्यादा करते हैं। तो एक नया कैडर आप क्रिएट कर दोगे तो ये भी तो ब्यूरोक्रेसी होगी, सरकारी बाबू ही तो आके बैठ जाएंगे। तो क्या ये इजी रहेगा? इसका मतलब ये कि कॉम्प्लेक्सिटी में एक लेयर और चढ़ा दिया आपने तो ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां पर हमें समझना होगा कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का मामला है ना, ये केवल और केवल इंजीनियरिंग या एक्सपर्टीज का मामला नहीं है। यहां पर सोशल, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल तीनों एस्पेक्ट पर भी हमें ध्यान देना होगा। इसका मतलब यह हो गया कि आपको सिटीजन का पार्टिसिपेशन लेना पड़ेगा। सिटीजन्स की अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद सोचो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप शिलोंग जाओ, मेघालय की कैपिटल सिटी में, वहां पर आप देखो कि सड़क ऐसी है कि दो व्हीकल एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, दैट्स इट। बट अगर ट्रैफिक एक साइड में लगा है तो वहां पे लाइन लगा करके खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ओवरटेक करते ही वहां पे डंडे पड़ते हैं या फिर फाइन लगता है जबरदस्त वाला, और डिसिप्लिन एकदम प्रॉपर्ली मेंटेन आपको करना पड़ेगा। वहीं पर आप दिल्ली, जयपुर ऐसी सिटीज में चले जाओ, आप क्या देखते हो, अरे यार मौका मिल रहा है ना, ओवरटेक करो, अगली रोड को चौक कर दोगे। ये एक तरीके से सिटीजन पार्टिसिपेशन का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो ऐसे में ऑल इंडिया अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ये डायरेक्ट एक सोल्यूशन नहीं है। हमें यहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी होगी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को भी हमें लाने की जरूरत है, बट सिटीजन पार्टिसिपेशन
वो भी बढ़ना चाहिए। नहीं तो लोग ही अवेयर नहीं होंगे तो चीजें फेल हो जाती हैं। वही बात अंबेडकर साहब वाली कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कितना ही अच्छा बना दो, अगर फॉलो करने वाले लोग ही अच्छे नहीं होंगे तो कितना ही बढ़िया हो, वो बेकार ही साबित होता है। तो ये सिनेरियो आता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। द फैक्ट इज मैंग्रोव ड्राइव बिजनेस। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, मैंग्रोव्स की अगर बात करें तो अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज की इनकी बात करें डेवलपमेंट की, तो इनको बहुत ज्यादा हाशिए पे रखा गया है, मार्जिनलाइज करके रखा गया है। यहां पर हमें देखना होगा कि कितने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी मैंग्रोव्स पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमी में कितना मिलियंस और बिलियंस का कंट्रीब्यूशन है, क्लाइमेट में जो एक्सट्रीम्स हम देख रहे हैं, जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रेगुलेट करने में मैंग्रोव्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस बात को भी एक वेटेज मिलना चाहिए जब भी पॉलिसी मेकिंग हो। आज खुद देखो कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स को रेज करने वाले बहुत सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास में समय है कि क्यों ना हम इस नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाएं, क्योंकि कोस्टल एरिया के पूरी लाइफ लाइन को बचाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक तरफ बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बना बना करके हमने, या फिर जो भी प्लांट्स लगा दिए उनकी वजह से मैंग्रोव इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि वो कितने लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। वहां पर फिश इकोसिस्टम, एक्वाकल्चर का कितना स्कोप दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से वो पूरा इकोसिस्टम है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी को देखो। अगर उन चीजों को मैनेज कर लिया जाए तो बेनिफिट बहुत सारे निकल के आ जाएंगे। तो यहां पर हमें प्लानिंग में मैंग्रोव्स को इंटीग्रेट करना जरूरी है। मैंग्रोव्स वैसे आपको पता है ब्लू कार्बन इकोसिस्टम है। दैट मीन्स कोस्टल एरिया में पाए जाने वाला ऐसा इकोसिस्टम जो कि मोर और लेस लाइफ को भी सपोर्ट कर रहा है, और ऐसा इकोसिस्टम जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर की उसको कैप्चर भी कर रहा है। तो आपको सोचो कितना बेनिफिट दिखा। आज जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट लगाने की इनकी बात करते हैं, तो ये तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, इसी को कंजर्व कर लो, कितना बेनिफिट हो जाएगा। पर दुख की बात क्या है कि बैलेंस शीट्स में मैंग्रोव्स का इनके फीचर्स की कभी बात ही नहीं होती। सब बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट्स हो, कम्युनिटीज हो, इनको अपने रोल को रीइमेजिन करना होगा। आपको मैंग्रोव्स को एक तरीके से कॉलेशन में लाना होगा, और वो कैसे लाया जा सकता है? 3 तरीके बताएं। पहला, हमें टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना होगा और इस तरीके से तैयारी करनी होगी जिससे कि इस नेचुरल कैपिटल को भी हम हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में देख सकें। जैसे कि आपके पास में सैटेलाइट और ड्रोन सिस्टम है, तो उनका यूज करके आप प्रॉपर मैपिंग करवा सकते हैं। तो ये जो ब्लू कार्बन सेगमेंट है जिसमें मैंग्रोव्स कार्बन कैप्चर का काम कर रहे हैं, जो कि बड़े बड़े स्केल पे ऑलरेडी मतलब बातें हो रही है यूएनएफसीसीसी की डिफरेंट मीटिंग्स में, तो आपके पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है, उसको यूज कर लो ना, उसकी प्रॉपर मैपिंग करवा लो, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो और पॉलिसी में उसकी वेटेज रखो, मैंग्रोव्स को बढ़ने दो। ऑटोमेटिकली आपका जो कार्बन कैप्चर करने का टारगेट है वो अचीव होता दिखाई पड़ेगा। आज देखा जाए तो तमिलनाडु में जो पिचावरम मैंग्रोव हो ना, उस इकोसिस्टम की वैल्यू अगर निकालो ना कार्बन कैप्चर के हिसाब से, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं कि सोलर सिस्टम लगा दिया वो लगा दिया, 3535 मिलियन रुपीस। और वहीं पर वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन है वो 664 बिलियन रुपीस का इकोसिस्टम है। अगर इस चीज को इंक्लूड कर लो तो कितना बेनिफिट हो सकता है, और ये इकोसिस्टम भी प्रिजर्व हो जाएगा। अकेला मैंग्रोव सुंदरबन वाला है ना, वो 462 मिलियन रुपीस के इक्विवेलेंट कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का काम करता है। अब आप सोचो, तो क्यों ना हम कम्युनिटीज जो है वहां पर उनके डीप नॉलेज को यूज करें, क्यों ना हम सोशल इकोनॉमी जो प्रायोरिटीज सेटल करते हैं उनमें इन इकोसिस्टम्स का जो रोल ऑलरेडी चल रहा है उसकी वेटेज इंक्लूड कर दें। तो पहला पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा, कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन एफर्ट्स पे काम करना होगा। हमें यहां पर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, आपको पता है मैंग्रोव इकोसिस्टम पर कितने लोग डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। मैंग्रोव इकोसिस्टम में आप देखोगे तो यहां पर जो फिशेस बाद में बड़ी बनती हैं उनकी शुरुआत यहीं पर होती है, वो यहीं पर एक तरीके से शेल्टर लेती हैं, है ना। ये एक तरीके का ब्रीडिंग स्पेस है। आप खुद सोचो, अगर ये इकोसिस्टम प्रिजर्व रहा तो लॉन्ग टर्म में जो आपकी ब्लू इकोनॉमी है उसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस एरिया के कंजर्वेशन की बेसिस पे। तो यहां की कम्युनिटीज को समझाओ भाई कि आप लोग भी इस चीज में पार्टिसिपेट करो। जो फिशर फॉग का मैंने एग्जांपल बताया कि ये नर्सरी के तौर पे काम करती है जुवेनाइल फिशेस के लिए, तो क्यों ना हम इस पे काम करें। इसके अलावा मुंबई हो, चेन्नई हो, यहां पर क्या हो रहा है, लगातार मैंग्रोव इकोसिस्टम को डैमेज किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। वहां पर पोल्यूशन हो रहा है, वहां पर मैंग्रोव्स को काटा जा रहा है। डिस्ट्रेस के चलते
ये जो कार्बन कैप्चर करने का हमारे पास में ऑलरेडी इन्वेस्टेड सेगमेंट है, नेचर गिफ्टेड, आप उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन में ले जाइए, ठीक है। यहां पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगी, कोस्टल लाइवलीहुड भी ऑटोमेटिकली मैनेज होगी, और सोशो कल्चरल इंटरडिपेंडेंसीज, सामाजिक तौर पर जो कम्युनिटीज इन पर आधारित हैं उनकी भी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो क्यों ना हम कम्युनिटी एक्सपर्टीज को, एक्सपीरियंस को यहां पर यूज करें। कितना बेनिफिट होगा, विन विन सिचुएशन है, इसीलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात की गई है। उनको एम्पावर करो लोकल कम्युनिटीज को कि भाई आप अपने नॉलेज को अप्लाई करो और अपनी इस कंजर्वेशन में भी एफर्ट डालो। मैंग्रोव की बात करें या दूसरे कोस्टल इकोसिस्टम की बात करें, तो उनके लिए, उनको अगर हम कंजर्व करते हैं तो देखो, आप आज के समय में पैसा कमाने के लिए जो लोग भागादौड़ी करते हैं वो ऑटोमेटिकली वहां मिल जाएगा। एक्वाकल्चर बताया मैंने, फिशिंग कैसे हो सकती है, बी कीपिंग हो सकती है, इको टूरिज्म, हमारे जिनके पास में पैसा है वो घूमना फिरना हर कोई पसंद करता है, लोग पहाड़ों में जाते हैं कहीं क्या, तो यहां पर भी इस तरीके की चीजों को प्रमोट किया जा सकता है। इसमें इंटीग्रेटेड ऑनरशिप मॉडल पे काम किया जाए। इसके लिए क्या किया जाए कि इको डेवलपमेंट कमिटीज हैं वो बनाई जाए, या फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज ऑलरेडी काम कर रही हैं उनको आगे लाया जाए। मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना जरूरी है इन मैनर ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तीसरा, सिटीजन साइंस को भी हमें आगे लाना होगा। ये एक ऐसा सेगमेंट है, सिटीजन साइंस का मतलब सिंपल होता है कि आप पब्लिक का पार्टिसिपेशन लेते हो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को टैकल करने में। जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि आज हम चाहते हैं कि भाई कार्बन कैप्चर की तैयारियां कर ले, तो क्यों ना ऑलरेडी सिटीजन्स के पास में एक्सपीरियंस है उनको आगे लाया जाए, क्यों ना एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम्स को हम प्रोटेक्ट करें, तो जो चैलेंजेस है वो ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो क्यों ना हम एक कलेक्टिव मैनर में कंजर्वेटिव एफर्ट पे काम करें। तो सिटीजन साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर अप्लाई किया जाए। इसमें स्किल्ड इंडिविजुअल्स को आगे आने का मौका मिले, इकोसिस्टम को प्रॉपर्ली मॉनिटर करो, और फिर जो भी कमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो, उनको टैकल करने के लिए एफर्ट लगा दो। मैंग्रोव जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरीके से वेटलैंड इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहां पर वेटलैंड आपको पता है सबसे ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी ही वेटलैंड में मिलती है, क्योंकि ये ट्रांजिट रीजन होते हैं दो इकोसिस्टम के बीच में, एक एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल, दोनों के बीच में, और वहां पर आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलती है। इसके अलावा जो नदियां आकर के पानी डालती हैं मैंग्रोव, अब जैसे मैंग्रोव की बात करें तो ज्यादातर मैंग्रोव कहां पर डेवलप हो रखे हैं, जहां पर फ्रेश वाटर आकर के सलाइन वाटर के साथ मिक्स हो रहा है। तो वहां पर सेडिमेंट्स को कंट्रोल करना, फ्रेश वाटर को प्रॉपर रेगुलेट करना, और उसके चलते एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी वहां पर डेवलप होना, इन चीजों को प्रॉपरली मॉनिटर करते हुए काम करेंगे तो कितना अच्छा हो सकता है। तो यहां पर क्या किया जाए, सिटीजन साइंस को भी हमें प्रमोट करने की जरूरत है। अब यहां पर की कंपोनेंट क्या है, किन चीजों पर ध्यान दिया जाए। नंबर वन, एक तो जो भी आप पॉलिसी मेकिंग करो तो उसमें कुछ इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई कर दो, जैसे कि मैंग्रोव एरियाज में कितना चेंज हुआ है उसको ध्यान रखते हुए पॉलिसी मेकिंग हो। जो फ्रेश वाटर आकर के आपके सलाइन वाटर में आके मिक्स हो रहा है उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइमिंग क्या रहती है, अकॉर्डिंगली फिर उस पर काम किया जाए, मतलब प्लान किया जाए पूरा। इसके अलावा वहां की डाइवर्सिटी एवियन है, मतलब बर्ड, फ्लोरल है या मॉलिस्कन है, जो स्मॉल वाटर बॉडीज में रहने वाली, जो आप कह सकते हो एक्वाकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी बायोडाइवर्सिटी को देखो। इसके अलावा कम्युनिटी की कितनी डिपेंडेंस है, इन सारी चीजों को देख करके और फिर डिसाइड करो कि हमें एक्चुअल में किस तरीके की पॉलिसी मेकिंग पे काम करना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर सस्टेनेबिलिटी पे जाना है तो हमें काम करना होगा साथ मिलके। हमें मैंग्रोव्स को या हमारा जो एग्जिस्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल कैपिटल, उसको हमारी बैलेंस शीट पे लाना होगा। मैंग्रोव मित्राज इस तरीके का बढ़िया काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ मैंग्रोव, उनका यही काम है अर्बन सिटीजन्स या फिर लोकल कम्युनिटीज इनके बीच में एंगेजमेंट लाना, उनको अवेयर करना कि भाई आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो उससे कितना नुकसान है और क्या करना चाहिए जिससे फायदा हो सके। पीपल, वेटलैंड, रिवर मैंग्रोव कनेक्शन, इस पे काम करो। इससे आपको देखो मैजिकल आउटकम्स देखने को मिल जाएंगे, और यही चीज होगी असली प्रबंधन की, जहां पर आप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए एक तरीके से जो आपका कार्बन कैप्चर करना है, ग्रीन इकोसिस्टम डेवलप करना है, जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स को एक तरीके से मैनेज करना है, टैकल करना है, अडॉप्ट करना है, मिटिगेट करना है, उसके लिए बहुत ही वाइटल है कि हम इन मैंग्रोव इकोसिस्टम को इस तरीके से मैनेज करें जहां पॉलिसी मेकर, बिजनेसमैन, लोकल, हाँ, और जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उन सबको साथ में लेकर के फिर काम किया जाए। यह है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की ब्यूटी। तब जाकर के देखो सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर आपको मिलता है कि नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। तो दो आर्टिकल्स थे, यहीं खत्म। थैंक यू वेरी मच।